फैसला एक चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसका सरोकार है सिर्फ और सिर्फ आपकी समस्याओं से, जिनके जरिए एक ऐसे फैसले पर पहुंचा जाए जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। देखिए एक चर्चा, फैसला। फैसला एक चर्चा अमूमन स्टूडियो में करते हैं, लेकिन उस ऑफिस में या कार्यस्थली पे करें जहां पर बीजेपी का पूरा इतिहास सामने नजर आ जाता है तो हौसला बढ़ जाता है, क्योंकि जो सीजनल नेता होते हैं उनके यहां अपॉर्चुनिटी के हिसाब से फोटो मिलते हैं, लेकिन यहां पर तो पूरा बीजेपी का इतिहास है, वर्तमान भी और भविष्य का भी और भूत का भी। लेकिन वो भूत कभी इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने जो देश के लिए योगदान दिया था वो पल पल हमें प्रेरणा देता है। और जब हम इस पूरे काफिले के साथ आते हैं तो मेरठ में हमारी गाड़ी रुकती है मुख्य सचेतक पूर्व अध्यक्ष बीजेपी और वर्तमान में राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की कार्यस्थली पर, क्योंकि हर तरफ चुनाव की सरगर्मी है, लेकिन चुनाव की सरगर्मी से इतर मेरठ में किस तरीके का विकास हो रहा है इस पर चर्चा करेंगे। फैसला एक चर्चा पे छोटा सा कार्यक्रम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात वो योजनाएं जो काफी लंबे समय तक लंबित थी, उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने डिफेंस मिनिस्ट्री, एमडीए और यूपी सरकार, इन तीनों के बीच में बेहतर तालमेल न केवल स्थापित किया बल्कि बहुत सारे ऐसे असंभव काम किए हैं जिनको करना मुश्किल था। सर स्वागत है फैसला एक चर्चा पर। धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले तो आपने डिफेंस लैंड वाला जो मुद्दा है उस मुद्दे को बड़ी खूबसूरती के साथ निपटाया है, बहुत लोगों को राहत मिलेगी, क्या स्टेज है? लाखों लोगों को राहत मिलेगी इस काम से। 26 करोड़ रुपया इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है और 9 करोड़ रुपया देकर प्राधिकरण इस सड़क को बनाएगा। 26 तारीख को उसका टेंडर खुल रहा है, मार्च के पहले हफ्ते में उस सड़क पर काम शुरू हो जाएगा। 2024 के चुनाव में उस सड़क से चलकर लोग मतदान करने के लिए जाएंगे। पूरी तैयारी है? 100% तैयारी है, और इस तैयारी हमारी नहीं है, इस सबके पीछे अगर मैं कहूं तो मेरी ताकत है भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता। सर वहां से निकले तो सिटी स्टेशन पर आ जाए, बड़ी लंबी लड़ाई थी आपकी सिटी स्टेशन की, राज्यसभा में भी आपने प्रश्न उठाया था, क्या प्रोग्रेस है और क्या होने वाला? माननीय रेल मंत्री एक व्यावहारिक मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, और जब मैंने उनसे चर्चा की मेरठ के बारे में तो उन्होंने मुझसे कहा कि वाजपेयी जी आप क्या क्या चाहते हो। मैंने कहा मोहसिना किदवई जी जब मेरठ से सांसद थी और रेल मंत्री थी तब उन्होंने मेरठ को एक आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने का काम किया था, लेकिन उस स्वरूप को देखते देखते हुए हमको 30 साल से ऊपर हो गया है और परिवर्तनशील जगत में मेरठ सिटी स्टेशन में कुछ परिवर्तन ना हो ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें आपकी हमारी मदद चाहिए। उन्होंने कहा वाजपेयी जी हम इस पर विचार करेंगे जी। मैंने इस संबंध में राज्यसभा में एक प्रश्न लगाया और मैंने पूछा कि क्या अमृत भारत योजना में मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया गया है, तो आदरणीय मंत्री जी का ये लिखित उत्तर आया कि 1309 स्टेशनों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी प्रेरणा से 1309 स्टेशनों पर हम सुधार का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उन सुधार के कार्यक्रमों में स्टेशन में हमने आपके आग्रह पर मेरठ को शामिल कर लिया है, और मेरठ सेकंड स्टेज में जब उसका कार्यक्रम शुरू होगा तब दूसरी सूची में मेरठ का नाम होगा। उन्होंने एक पेज के उत्तर में बताया था कि वहां क्या क्या होगा। 473 करोड़ रुपए की योजना है और उसमें 473 करोड़ रुपए की योजना में एयरपोर्ट भी शर्माएगा उस स्टेशन के आगे। इतना बढ़िया स्टेशन बनने जा रहा है। शुरू में उसका जो चित्र था, प्रेजेंटेशन था, वो बहुत अच्छा नहीं लगा। तब एक इंटरनेशनल आर्किटेक्ट कवि जैन से मैंने इसका एक प्रारूप बनवा के दिया, उन्होंने कहा आप मुझे बनवा के दो। क्रांति धरा मेरठ 1857 की क्रांति धरा के अनुरूप उसका
स्वरूप बनेगा। क्रांतिकारियों की और शहीदों के चित्रों की वीथिका भी बनेगी और खम्भों पे भी उनके चित्र लगेंगे। इस स्टेशन पर इतना बड़ा सोलर प्लांट लगेगा कि रेलवे स्टेशन की तो सारी बिजली उस सोलर प्लांट से मिलेगी ही मिलेगी, रेलवे कॉलोनी की भी मिलेगी और उसके बाद ग्रिड को बिजली देगा ये रेलवे स्टेशन। एक खास बात इसकी ये है, ट्रेन लेट होगी तो बच्चे रोएंगे नहीं। बच्चों के खेलने के लिए इतना बढ़िया स्थान कि किसी करोड़पति के घर में भी अपने बच्चों को खिलाने के लिए इतना बढ़िया स्थान नहीं होगा जो वहां बनने जा रहा है। वहां 2 टावरों में मॉल बनेगा, वहां पर एग्जीक्यूटिव हॉल बनेगा। बाहर से आने वाला व्यापारी को शहर में जाकर होटल में टिकने की जरूरत नहीं है, वो यहीं टिकेगा। शहर का व्यापारी आकर अपना उससे सौदा करेगा, व्यवसाय करेगा और वो अपने शहर वापस चला जाएगा मेरठ सिटी स्टेशन से बाहर जाने की जरूरत व्यवसायी को नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की तमाम सुविधाएं इस स्टेशन में, आने और जाने का रास्ता अलग होगा। स्टेशन पर जाने वाले यात्रियों का रास्ता अलग प्लेटफॉर्म से, और ट्रेन से आने वाले यात्रियों का रास्ता जैसा एयरपोर्ट में अलग अलग अराइवल और डिपार्चर होता है, वही व्यवस्था इस स्टेशन पर की जाएगी। 473 करोड़ रुपए की योजना। इसी बीच में नौचंदी एक्सप्रेस को लखनऊ ले गए, मैंने आपत्ति की और मैं काफी देर तक माननीय मंत्री से आग्रह किया। मुझे फक्र है इस बात का कि आदरणीय मंत्री जी का मैं साधुवाद भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। उन्होंने कहा 24 के चुनाव के पहले मुझे आपके लिए बनारस की एक ट्रेन दूंगा। आज की तारीख में संभावना यह है कि मेरठ से अयोध्या वाराणसी, मेरठ से इलाहाबाद वाराणसी, 2 ट्रेन, लखनऊ इलाहाबाद वाराणसी 2 ट्रेनें, घोषणा तो अभी चुनाव से पहले हो जाएगी, इसकी मुझे संभावना है और उसके बाद इसमें ट्रेनें चलनी शुरू होंगी। हस्तिनापुर कब जुड़ेगा सर इस सर्किट से? हस्तिनापुर के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि उसका तो एक बार सर्वे हुआ था, लेकिन सर्वे के बाद आगे गाड़ी नहीं बढ़ी है। लेकिन पहले घर से ठीक होकर चलें तो बाहर की सोचें। सिटी रेलवे स्टेशन और मेरठ शहर से ट्रेन है, इस पर मैंने काम किया है और अब आगे की बात भी सोचूंगा। सर मैं उस दौर में भी आपके साथ था जब आप पर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी और आप इंदौर जाकर प्रमुख शहरों में जाकर वहां के विकास कार्यों को देखते थे। अब मेयर आपके हैं और विकास कार्यों की जिम्मेदारी भी आप पर है, तो मेरठ को कब तक उस स्तर पर लेकर आएंगे जिससे वो पहले 10 में शामिल हो जाए? ये आपने ऐसा कठिन प्रश्न पूछा है, इसके लिए 4 फैक्टर जिम्मेदार हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधि सभासद से लेकर सांसद तक, जिसमें मैं भी शामिल हूं। इस काम को करने वाले अधिकारियों की ईमानदारी और उनकी कर्मठता, और जनता जिसने तय कर रखा कि हम कभी नहीं सुधरेंगे। उन्हें कूड़ा नाले में डालने की आदत से वो बाज नहीं आ रहे। नाला साफ हो, जल निकासी बने, जल भराव ना हो, ये मांग हम सबकी है, लेकिन नाली को गंदा ना करें, नाले में कूड़ा ना डालें, ये प्रयास हमारा नहीं है। लेकिन अभी 3 दिन पहले मैं प्राधिकरण में बैठा था, करीब लगभग 2 घंटे मैंने एक प्रेजेंटेशंस देखे आग्रह करके वीसीएमडी साहब से, और कुल मिलाकर परिणाम मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आशा की किरण लग रही है। ये मैं नहीं कहूंगा कि साल भर में हो जाएगा, लेकिन साल भर में भी हो सकता है। सर आप उम्मीद तो जगा देते हैं, लेकिन वो जो आपने दूसरा फैक्टर बताया ना, कर्मठ और ईमानदार अधिकारी, उस पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वो कभी कभी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के तेवर बदल देता है, क्या उस पर रोक लगा पाएंगे? 100% रोक लगेगी। जिसे मेरठ में रहना है उसे मेरठ की जनता के हित में और मेरठ के संसदीय कार्यकर्ताओं के रूप में करना है, और नहीं करना है तो जा सकता है वो, लेकिन मेरठ में रहकर जनता के विरोध में काम नहीं कर सकेगा। सर 1.5 लाख का हाउस टैक्स 50,000 में कर रहे थे सेटिल, आपसे 1 किलोमीटर दूर पे दुकानदार है, कर्मठ कार्यकर्ता है बीजेपी। मेरी बात सुनने खाली, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैंने कहा ना, हम भी नहीं सुधर रहे। हम भी क्यों ये आदत डाल रहे हैं कि हम पैसे से सौदा करते हैं? ये निर्वाचित जनप्रतिनिधि काहे के लिए बैठे हैं बताओ? और इनके एक टेलीफोन पर अगर उसका पजामा ढीला ना हो कर्मचारी का, तो फायदा क्या काम करने का? राजेश जरा दिखाओ कितने सारे लोग यहां पर आए हुए और
इसी वजह से आए हुए हैं क्योंकि यहां पर उम्मीद है, यहां पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राजधर्म का पालन करने के लिए डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रतिबद्ध है। तो ये पूरे लोग आपने बैठे हुए देखे, भीड़ नहीं कहूंगा, ये वो लोग हैं जिन्हें उम्मीद है कि उनकी आवाज जरूर ऊपर तक पहुंचेगी। सर, ये सारे लोग बैठे हुए हैं और विकास को गति के साथ आगे बढ़ाने की आपकी सरकार की प्रतिबद्धता है। मैंने मेरठ मेडिकल कॉलेज को पीजीआई में कन्वर्ट करने की मांग की। मेरी आपत्ति है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और अधिकार नहीं मिलना चाहिए? गोरखपुर में एम्स, रायबरेली में एम्स, लखनऊ में पीजीआई, बनारस में एम्स, और आगे आ जाओ तो बरेली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई एम्स नहीं। और इसके पीछे का मेरा जस्टिफाइड कारण मुझे उनको मिला, इस पर कोई दिक्कत नहीं, मुझको भी मिला, ये मेरी इच्छा है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के गंभीर मरीज जाकर एम्स में पड़ता है, जीबी पंत अस्पताल पर पड़ता है, एलएनजेपी अस्पताल पर पड़ता है, और उस बोझ के कारण वहां पर लोगों को तकलीफ होती है। मैं इस बार 3 दिन तक एम्स में सुबह जाके और शाम तक लौटता था और एम्स के सिस्टम को देख कर आया खुद। कोई काम मुझको नहीं था, लेकिन 3 दिन मुझ पर कोई काम नहीं था, मैंने एम्स को टारगेट किया। और उसके बाद वहां से मुझे एक बात मिली कि जब तक पीजीआई नहीं बनता तब तक एम्स का सैटेलाइट सेंटर मेरठ को बना दो। मरीज के बिस्तरे पर एक कैमरा लगा होगा जिसको एम्स से कंट्रोल होगा, वहां का डायग्नोसिस, वहां की दवाएं, यहां केवल उसकी सेवा करने का काम होगा। और अगर किसी मरीज की स्थिति ये समझी जाएगी कि नहीं, इसको एम्स शिफ्ट करना ही जरूरी है, तो वहीं से ऑर्डर आएगा, वहीं से एक एम्बुलेंस आएगी और मरीज को शिफ्ट लेके ले जाएगी। जाकर वहां फुटपाथ पर लेटने की मरीज को जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां उसको बिस्तरा तैयार मिलेगा। दूसरी बात, कैंसर इंस्टीट्यूट, आज हर 10वां 11वां आदमी कैंसर का मरीज निकला और 2nd और 3rd स्टेज में जाकर उसका कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। हमने ये बात कही है कि मेरठ मेडिकल कॉलेज में 52 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। हम इस जमीन पर कृपा करके अगर सरकार इस पर कैंसर इंस्टीट्यूट बना दे तो होगा। माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है, दोनों में से एक काम, सैटेलाइट सेंटर या कैंसर इंस्टीट्यूट की आचार संहिता लागू होने से पहले लिखित स्वीकृति मैं दे दूंगा। मैं उसका प्रयास कर रहा हूं। इसके अलावा कंकरखेड़ा में 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल स्वीकृत हो गया, उसकी 50 लाख रुपए की पहली किस्त जारी हो चुकी है। ई फाइलिंग सेंटर सारे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सस्ता और सुलभ न्याय, वादकारी का हित सर्वोच्च, इस पर काम हुआ। और सारे देश में प्रत्येक जिले में ई फाइलिंग सेंटर खोलने का निर्णय हुआ। सब जगह खुल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी वर्चुअल सुनवाई कर रहा है, 9 हाई कोर्ट भी वर्चुअल सुनवाई कर रहे हैं, बाकी तैयारी में है। दुर्भाग्य हमारा यह है कि उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने ये जारी करने के बाद कि 1 नवंबर 2023 से मेरठ जिला न्यायालय में ई फाइलिंग कोर्ट चलेगी, सेंटर खुलेगा, इसके बाद उन्होंने उसका कैप्टन अबाइंस यानी स्थगन कर दिया। क्यों सर? अब इसकी बात मैंने चीफ जस्टिस माननीय सुप्रीम कोर्ट को पहुंचाई है, माननीय न्याय मंत्री जी को पहुंचाई है, और मेरा ताकत भर जोर लगाऊंगा। और ये इलाहाबाद के लोग बैठकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय नहीं कर सकते। और फिर ये कोई हाईकोर्ट बेंच थोड़ी दे दी है। समूचे उत्तर प्रदेश में, देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ई फाइलिंग सेंटर प्रत्येक जिले में खुलेगा। 4400 ई फाइलिंग सेंटर खुलेंगे। 7101 करोड़ रुपए की व्यवस्था भारत सरकार ने अपने बजट में की थी। इसके बाद दुस्साहस हुआ है, मैंने उसके विरुद्ध लिख के दे रखा, बहुत जल्दी वो ई फाइलिंग सेंटर भी चालू होगा। ऐसा तो नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर इस मामले को पीछे ढकेला गया है? क्योंकि मेरी रोहताश अग्रवाल जी से भी बात हो रही थी, वो भी इसी बात की संदेह जता रहे थे कि ई फाइलिंग सेंटर से लेकर ये मुद्दा नेपथ्य में चला गया। ये अगर वो कह रहे हैं तो मुझे उनसे कहना कि कृपा करके अगर उनको लगता हो तो मुझे समय दे दे, मैं उनसे बात करूंगा और मैं उनको कन्विंस करूंगा। ये कोई मेरठ में थोड़ी बनाया जा रहा, समूचे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश सभी प्रदेशों के सभी जिलों में ई फाइलिंग सेंटर बनेंगे, कोई मेरठ में नहीं बने। इसलिए एक कदम आगे बढ़े, कम से कम वादकारी के सामने बहस करेगा कैमरे पर बैठकर यही मेरठ से वकील के पास संसाधन होंगे, अपने घर पर अपने ऑफिस से करेगा। इसलिए कुल मिलाकर पहले से एक बेहतर व्यवस्था, कुछ कदम हम आगे बढ़े, इतने को स्वीकार करें। बाकी की लड़ाई लड़ने से मैं थोड़ी मना कर रहा हूं, मैं भी हाईकोर्ट बेंच का समर्थक भी हूं, उसका सिपह सालार भी, उस लड़ाई को मैंने लड़ा और मैं लड़ने के लिए आगे भी तैयार हूं। इसके अलावा स्टेडियम में आया सिंथेटिक ट्रैक, एथलीट्स की बहुत पुरानी मांग थी, 4 करोड़ 28 लाख रुपए की पहली किस्त आई है, 8 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत हुआ है।
मल्टी लेवल पार्किंग के लिए 46 करोड़ रुपए है। अब मैं आपकी बात को यहीं जोड़ रहा हूं, कर्मठ अधिकारी और कर्मठ जनप्रतिनिधि हो तो आज 8 महीने हो गए 46 करोड़ रुपए मल्टी लेवल पार्किंग के, ईंट नहीं लग पाई है नगर निगम में। ये हमारे लिए शर्म की बात है और ये शर्म की बात है पूरे मेरठ के लिए, और जो इसके लिए जिम्मेदार है मैं तो उनके खिलाफ मांग करता हूं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्यों नहीं होती कार्रवाई? होगी कार्रवाई, चिंता मत करो। अब आगे चुनाव के बाद सर? इसके बाद मैंने सीएसआर से 20 करोड़ रुपए लिया मेरठ के लिए। कुपोषित बच्चों को पोषण आहार 14,000 पैकेट। गांव के वो बच्चे जो कक्षा 2 से लेकर 6 तक जिनके घर में मेज पढ़ने को नहीं है, उनकी कमर और गर्दन टेढ़ी हो जाती थी, ऐसे बैग जो मेज में कन्वर्ट हो जाएंगे रात को, लेकिन उस बैग के एक तरफ, मेज के एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र होगा। वो संदेश भी घर घर में जाएगा कि ये नरेंद्र मोदी का दिया हुआ है। इसके अलावा सर मुझे तो आप लाजवाब कर रहे हो सर, इतनी सारी योजना है, लेकिन आपके जो ये अधिकारी हैं और ये जो कर्मचारी हैं, ये तो आपकी योजनाओं के पीछे टाइम बम लेके घूम रहे हैं, उड़ा देते हैं हर योजना को। मेरी बात सुनो, इनके अंदर किसी के अंदर औकात नहीं है जो मेरठ के हित की किसी योजना को टाइम बम लगा सके। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, इसके आगे की बात नहीं कहूंगा। समय का इंतजार कीजिए, समय का इंतजार। मेरे पास अभी एक जागरूक दर्शक ने, मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा मैसेज, उसने भेजा है कि 40 बच्चों को एक पर्टिकुलर स्कूल में एक लेडी टीचर ने बुरी तरह से मारा और मुर्गा बना दिया कि इसलिए कोई बात नहीं। जब इस तरीके की मेंटेलिटी अभी तक आपके विद्यालयों में से नहीं निकली है तो आपकी ये योजना किस तरीके से कार्य? एक सेकंड, उसका मुझे अभी व्हाट्सएप भेज के जाइए। सुबह वो टीचर स्कूल में नहीं आएगी अगर ऐसी घटना हुई है तो, और ये नजीर बनेगी सभी समस्त टीचरों के लिए कि बच्चे हम पढ़ने के लिए भेजते हैं, मारने के लिए नहीं भेजते। गांव के बच्चों को बड़ी अच्छी एजुकेशन मिल रही है सर योगी शासन में, और मैं खुद इस फील्ड को मॉनिटर कर रहा हूं। मैं हौसला देखता हूं, जब शाम को जाता हूं ना, बच्चे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड इवनिंग सर, सर नमस्ते, ऐसा हौसला मैंने देखा नहीं। लेकिन ये योजना जो आप लेकर आएंगे, अगर ये अमली जामा पहन लिया तो वाकई शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लासेस की योजना भी इस चुनाव के बाद लाऊंगा। बिल्कुल कंप्यूटर पर स्क्रीन के माध्यम से होगी, ना कोई कॉपी ना कोई किताब, और बच्चों को मोबाइल मिलेंगे। धीरे धीरे शुरू हो रहा है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में। कम से कम पहले के मुकाबले 100 गुना से भी अधिक सुधार है कार्य पद्धति में। बहुत गुणवत्ता बढ़ी और समाज के जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार है। आशा है, आशा का और संचार। आदरणीय मोदी जी का विजन तो कल्पना से बाहर है। सर एक बात पूछ लूं अलग हटके, आपने ये उनका पुराना वाला फोटो क्यों लगाया है? सब लोग तो उनके ये फोटो लगाते हैं, ये फोटो मैंने केवल आपके ऑफिस में। मेरे फोटो में पहले एक देखिए, मेरे प्रेरणा स्रोत पीछे माननीय कल्याण सिंह जी, वो तो मैंने सबसे पहले शायद किसी राजनेता के यहाँ आज भी ये फोटो नहीं मिलेगा। और दूसरी बात जहां इनकी है, हम तो इनको हर रूप में प्रणाम करने की स्थिति में है, कार्यकर्ता के नाते भी, और जो देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सामान्य जनमानस को आश्वस्त किया है, बिना एक पैसा टैक्स बढ़ाए हुए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा कर दिया है, केवल बेईमानी और भ्रष्टाचार रोककर इनके किए हुए कामों को लोग इतिहास में पढ़ाया करेंगे कभी, इतना मुझे भरोसा है। अब किसानों पे आ जाएगा। किसानों के लिए क्या करेंगे सर? किसान को रोकने के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए, ऐसा सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। किसान आपकी कमजोर नब्ज भी रहे। नहीं, कभी कमजोर नब्ज नहीं है। मतलब आप हमेशा उनके लिए काम करते हैं। हाँ, ये बात आपने सही कही। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने ये स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुरूप ये तय किया कि किसान को उसकी आय हमें दुगनी करनी है, लागत से उसकी उपज का मूल्य ठीक मिले, इसका प्रयास करना। धीरे धीरे इस किसान की लागत को घटाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। सम्मान निधि दिए बीज के खर्चे के लिए, आप देख रहे होंगे ड्रोन दीदी। जी सर, 2 लाख ड्रोन दीदी बनाएंगे। 60% कम रेट पर ड्रोन उपलब्ध होगा स्वयं सहायता समूह को, वह भी बैंक से फाइनेंस होगा, किस्तों में उसका पेमेंट जाएगा, और 3 मिनट में 1 एकड़ खेत में कीटनाशक का छिड़काव करेगा वो ड्रोन। 10 लीटर की टंकी, और जिस नैनो यूरिया की बात करते, हम पहले यूरिया की बात करते थे, 3000 का बैग है आज यूरिया का, 300 रुपए में नरेंद्र मोदी की सरकार सब्सिडाइज करके दे रही है, और अब तो एक बोतल में 1 बोरी आ गई नैनो यूरिया की।
वो उसमें जब 10 लीटर की टंकी और उसमें 1 बोतल नैनो यूरिया की डाली जाएगी और जब खेत में उसका छिड़काव होगा, किसान की लेबर बचेगी, किसान का वेस्टेज बचेगा और कुल मिलाकर किसान के लिए प्रतिबद्ध सरकार है। अन्नदाता को की बेहतरी के लिए संघर्ष करने वाली और निर्णय करके लागू करने वाली सरकार है। जो लोग आए हैं, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक क्षमा चाहते कहना चाहता हूं, वो जिन बातों को आज उठा रहे हैं उन बातों के समाधान की तरफ सरकार बढ़ गई है, लेकिन सरकार को समाज के सभी वर्गों को साथ के लिए काम करना है। भारत माता की सुरक्षा की भी चिंता हर वक्त रखनी है। आज रक्षा के क्षेत्र में हमारा आयात खत्म हो गया है। आज हम रक्षा के क्षेत्र में निर्यातक बन गए हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व और मोदी जी के नेतृत्व में। तो भारत सरकार की तरफ से जो बहुआयामी काम हो रहे हैं, हमको उसका इंतजार करना चाहिए। किसान के बारे में नरेंद्र मोदी से बढ़िया सोच किसी प्रधानमंत्री का आज तक नहीं रहा है। और फिर एक बात कहना चाहूंगा, ये भी आपने पहली बार देखा होगा, 3 आदमियों का सम्मान एक साथ किया भारत रत्न देकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। पहला चौधरी चरण सिंह जी, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, जो समाज के प्रति समर्पण जिनके मन में हो, किसानों के हितों की चिंता, ग्रामीण जनता के हितों की चिंता रखने वाले हो, डेली जिनके घर में यज्ञ होता रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया। दूसरा स्वामीनाथन, किसानों को समझना, स्वामीनाथन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसान के संबंध में चिंता करके सरकार के सामने कुछ पैरामीटर्स रखे कि सरकार इन पर काम करे तो किसान की बेहतरी होगी, उनको भारत रत्न सम्मानित किया। और तीसरा काम किया नरसिम्हा राव जी को। नरसिम्हा राव जी का सम्मान करके हमने भारत में मुक्त व्यापार अगर किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ था, वो नरसिम्हा राव जी के शुरू हुआ था। और उस वक्त मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। हमने 3 ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने, जो किसानों के चिंतक थे, जिन्होंने किसानों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए, जिन्होंने इस देश के व्यापारियों को मुक्त व्यापार करके सारे संसार के दरवाजे खोले, हमने 3 को भारत रत्न देने का काम किया है। क्या ऐसा पहला किसी प्रधानमंत्री ने किया था क्या? सर, इसीलिए शायद कांग्रेस के सारे नेता आपकी पार्टी में आ रहे हैं, कार्यकर्ता आपके नेपथ्य में जा रहे हैं। वो कार्यकर्ता जिसने अपनी जवानी दे दी, अपना सब कुछ दे दिया, अब वो फिर वेटिंग लिस्ट में शामिल हो गया। मैं इससे सहमत नहीं हूं। वेटिंग लिस्ट में अगर कोई शामिल हो रहा है तो अपनी कमजोरी के कारण शामिल हो रहा है। यानी राजनीति में ये करने का अधिकार सबके पास है। तुम अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहो और तुम्हें अगर काम से कोई हटा जाए तो मैंने जानी, मेरे साथ भी तो कोशिश हुई थी। मैंने तो कहा था अंगद की तरह पैर जमा कर यही काम करूंगा, तुम सब घर बैठोगे, मैं घर नहीं बैठूंगा। मैं आज कहा हूं, वो सब घर में बैठ गए। अरे अपना संकल्प शक्ति मजबूत रखो। कोई कार्यकर्ता घर नहीं बैठ सकता, कार्यकर्ता के बिना संगठन नहीं चल सकता। और एक बात आखिर में कह दूं, कार्यकर्ता अंततः मूल कार्यकर्ता काम आएगा। ये दूध पीने वाले मजनू हमारे काम नहीं आएंगे। आपने इनडायरेक्ट वे में बहुत बड़ा जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री भी और आपका यह संबोधन भी काफी काम आएगा। सर, अंतिम बात, 2024 80 का दावा है सर, क्या 80 में से 80 आएंगे? हमने 2014 का चुनाव पे आप वापस पहुंचो, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हमने 73 सीट जीती थी। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में 9 साल में जो सरकार ने काम किया है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो काम देश की जनता के हित में काम किया है, बुलडोजर चला के अपराधियों के मन में जो भय और आतंक पैदा किया, प्रत्येक मां, बहन और बहू, बेटी को सुरक्षित रहने का वादा किया और संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया है। और इसके बाद 1986 से लंबित नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में अधिकार न देने का जो षड्यंत्र राजनीतिक दलों का था, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने उसे करके दिखाया, 3 दिन में पास कर दिया 1986 से लंबित विधेयक, 3 दिन में। और 1929 के चुनाव में लोकसभा और विधानसभा में जितनी सीटें होंगी, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। देश की 50% आबादी को भ्रूण हत्या से रोककर, यानी बेटी को जो गर्भ में मारने की परंपरा इस देश में थी, उस परंपरा को रोककर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर सुकन्या समृद्धि योजना, 18 साल के बाद उसको हायर एजुकेशन की व्यवस्था देना, फिर उसको मां बनने में शादी की व्यवस्था करना, फिर उसके बाद उसके मातृत्व की चिंता करना। और ये मोदी का ही कार्यकाल है जिसने मातृत्व की छूट भी 9 महीने की, 8 महीने की करने का काम किया है, जो मातृत्व अवकाश होता है। इसलिए मेरा निवेदन है
कि आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में देश की 50% जो आबादी है उसका वंदन किया गया है। 50% आबादी का वंदन का परिणाम यह होगा कि देश की जनता चौखट से जब निकल के वोट डालने जाएगी तो मोदी 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 कहते हुए डालेगी और हम 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। और मैंने 14 के चुनाव में कहा था कांग्रेस को कि तुम्हारा संसदीय दल जाएगा मारुति 800 में और सपा का संसदीय दल जाएगा इनोवा में। 5 उनके जीते, 2 कांग्रेस की जीते। अब की बार तो सपा का कोई एक आधा जीत गया तो साइकिल पे बैठ के जाएगा, एक आधा और होगा तो डंडे पे या कैरियर पे बैठ के जाएगा, नहीं तो हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे। गठबंधन टाइम पे गठबंधन था ही कहां। गठबंधन बेईमानों का, भ्रष्टाचारियों का, अपने को बेनकाब होने से बचाने का, ईडी और सीबीआई के दबाव से बचाने का क्या ये गठबंधन था? धीरे धीरे बिखर के क्षणभंगुर होकर बिखर गया है। अब इन्हें कौन पूछ रहा है? और चिंता ना करें, जो लोग ये आरोप लगाते हैं हम पर कि हम ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको मैं जवाब देना चाहता हूं आपके माध्यम से। एक ऐसी चार्जशीट बता दें जो विपक्षी दलों के भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने जांच करके कोर्ट में दाखिल की हो और कोर्ट में दाखिल चार्जशीट को कोर्ट ने स्वीकार किया हो, रिमांड न दिया हो या उसे जेल न भेजा हो। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं आया। इसलिए इन भ्रष्टाचारियों को अपने को बचाने का गठबंधन था, वो समय समाप्त हो गया। अब भ्रष्टाचारियों के लिए तीसरी सरकार आने दो मोदी की। भ्रष्टाचारियों के लिए जेल के दरवाजे खुले, एक एक करके भीतर जाकर जेल की कोठरी में आराम करने का काम करेंगे। बाहर इन्हें आराम करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। आज के लिए इतनी ऊर्जा काफी है, क्योंकि इस संबोधन में हर वो व्यक्ति टारगेट पे है जो भ्रष्टाचार को पोषित करता है, हर वो अधिकारी को चेतावनी है जो सरकार की नीतियों में पलीता लगाते हैं, और हर उस आम आदमी को उम्मीद की किरण नजर आएगी जिसने मोदी को वोट दिया था, जिसने मेरठ की राजनीति देखी है। अब देखना यह है कि 2024 में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की यह भविष्यवाणी कि 80 में से 80 सीटें जीतकर सपा और कांग्रेस का गठबंधन धरातल पर आएगा, वो कितना सही होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले कुछ सालों में मेरठ का विकास उस स्तर पर होगा जिस स्तर पर अधिकारी और कर्मचारी उसको रोक नहीं पाएंगे। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरे सहयोगी राजेश और संजय जूनियर के साथ मैं के फैसला एक चर्चा में आपसे ले रहा हूं विदा, इस वादे के साथ कि सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल भी पूछेंगे, योजनाएं भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि वो किस तरीके से आगे की भविष्य तय करती है अपनी पार्टी की। नमस्कार।